हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि वो बातें लगभग सब लोग जानते हैं कि भाई जो भी सब्सटेंस होता है, ये मैटर होता है, वो एटम से बना होता है। जो ये आपका सब्सटेंस है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें एटम काफ़ी पास पास होते हैं, अगर लिक्विड स्टेट में है तो एटम थोड़ा दूर दूर होते हैं, अगर गैसियस स्टेट में है तो एटम काफ़ी दूर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमें ये बताता है कि हम जिस भी सब्सटेंस की स्टडी कर रहे हैं वो होमोजीनस कॉन्टिन्यूअस मैटर या फिर सब्सटेंस है और इसमें कोई होल भी प्रेजेंट नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कपड़ा है, आप इसको कैमरे से देख रहे हैं तो आपको ये कंटिन्यूअस दिखेगा, पर आप जब कैमरे को जूम करेंगे या फिर इसको माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे तो इसी कपड़े के अंदर आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यही कपड़ा जो आप देख रहे थे ये आपको माइक्रो लेवल पे यानी माइक्रो लेवल पे जाने पे ये ऐसे आपको होल्स दिखाई देंगे, इस तरीके के होल्स दिखाई देंगे। तो हालांकि इसमें होल्स प्रेजेंट हैं, बट जब हम इसकी पूरे की स्टडी कर रहे हैं तो ये हमको कंटिन्यूअस दिख रहा है क्योंकि ये हमारे पर्पस को पूरा कर रहा है। हमारा पर्पस क्या है? इस कपड़े से हमारी बॉडी को ढकना, जो कि वो पूरा हुआ जा रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कपड़ा है ये क्या है? थ्रू आउट कंटिन्यूअस है और इसमें कोई होल भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इस तरीके से स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमें ये बताता है कि कोई भी मैटर हम उसको थ्रू आउट होमोजीनस और कंटिन्यूअस मानते हैं, उसमें कोई होल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को लिक्विड में भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इस बॉटल में लिक्विड है, मतलब वाटर है, तो लिक्विड स्टेट में है। हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो आप वाटर की डेंसिटी चाहे नीचे मेज़र कीजिए तब भी आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब मिलेगी, या आप ऊपर मेज़र कीजिए या फिर इस साइड में मेज़र करिए, आप वाटर की डेंसिटी कहीं पे भी मेज़र करिए तो आपकी डेंसिटी इतनी ही मिलेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका लिक्विड है पूरा थ्रू आउट क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है इसमें कहीं पे एटम कम है या कहीं पे ज़्यादा हैं, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। पर हम एटॉमिक लेवल पे नहीं जाएंगे, हम इसको एज ए पूरा मैटर कंसीडर करेंगे और कंटिन्यूअस कंसीडर करेंगे। फिर गैस में भी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को समझा जा सकता है, पर गैस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को अप्लाई करने की कुछ कंडीशनें हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरीके का एक कंटेनर है। इसका वॉल्यूम मान लीजिए 1 mm³ है, बहुत छोटा। 1 mm³ का मतलब इसकी सारी डायमेंशन क्या है? 1 mm की हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को हम लोग गैस में अप्लाई करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई गैस की कंडीशन में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कब वैलिड होता है। तो ये एक कंटेनर है 1 mm³ का, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है O2। अब इसके अंदर का जो प्रेशर है, हमने ऑक्सीजन को इस तरीके से भरा है कि अंदर का जो प्रेशर है वो 1 बार है। बार हमको पता है प्रेशर की यूनिट होती है, और एक बार में 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग ये क्या कर रहे हैं? ये डाटा आपको याद नहीं करना है, हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल डाटा ले रहे हैं। क्या करने के लिए? हमें ये समझना है कि भाई इस गैसियस कंडीशन में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। तो 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 3 × 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। कितने होंगे?
3 × 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इस कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ये इतने मॉलिक्यूल्स कब होंगे ऑक्सीजन के? जब आप ऑक्सीजन को 1 बार प्रेशर पे इसके अंदर फिल करो और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। अब इस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जब वैलिड होगा जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इस कंटेनर की डायमेंशन से बहुत ज़्यादा कम होगी। कहने का मतलब यह है जिस कंटेनर की डायमेंशन क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के बजाय एक अलग सा वर्ड यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, या तो आप ऐसे कहिए कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर जिसमें वो रखे हैं, या तो आप ऐसे कहिए कि जो मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ है वो बहुत कम होना चाहिए एज़ कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। हम लोगों ने मीन फ्री पाथ वर्ड क्यों यूज़ किया? हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया मीन फ्री पाथ क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम लोग बताएंगे कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, तो हमें ये भी पता है कि भाई जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, मतलब रुकते नहीं हैं, वो हर डायरेक्शन में ऊपर नीचे भागते रहते हैं हर टाइम पे। इसी वजह से हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मीन फ्री पाथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मीन फ्री पाथ है क्या? तो मीन फ्री पाथ, तो इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं पर हम कुछ ही बना रहे हैं, बहुत सारे, यानी कितने? 3 × 10⁻16 मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं। अब ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स चला और इससे इसने पहला इम्पैक्ट किया, मतलब पहला कोलिजन किया, पहली बार टकराया। ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल से टकराने में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस, ये हमने इधर लिख दिया साइड में, डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को, यानी पहले कोलिजन होने में किसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा चली गई दूरी, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स पहले कोलिजन में यानी पहली टक्कर में जो दूरी तय करता है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इस केस में ये मीन फ्री पाथ कितना होता है? ये होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होती है 6 × 10⁻⁻8 मीटर। 6 × 10⁻⁻8 मीटर का मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ 6 × 10⁻⁻8 मीटर ही चल पाएगा और इसका पहला इम्पैक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आप ये बता रहे हैं कि सर ये मॉलिक्यूल्स जा रहा है, ये इससे टकराएगा, तो ये रुका तो रहता नहीं है। हमें रुके, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं, हमें बस जिस मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, हम जिस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, जिसका मीन फ्री पाथ निकालना है, वो कितनी डिस्टेंस चलता है किसी दूसरे से टकराने में, वो मूवमेंट करते हुआ आ रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसको देखना है। तो ये कितना होता है? 6 × 10⁻⁸ मीटर, जो कि इसकी डायमेंशन जो कि 1 mm है, बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर -8 लगा हुआ है और 1 mm से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इतनी कम डिस्टेंस क्यों आई? मतलब ये जो मीन फ्री पाथ है एक मॉलिक्यूल्स का, इतना कम क्यों आया? ये इतना कम इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अगर इसी जगह पे कम मॉलिक्यूल्स होते तो क्या होता? जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा ज़्यादा दूर तक चलता, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर तक चलता तो शायद ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जैसे चल रहा है टकरा जा रहा है, जैसे चल रहा है टकरा जा रहा है। तो जब मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ, यानी जो कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल्स, उसकी डिस्टेंस यानी मीन फ्री पाथ बहुत कम होगा, उस केस में किसके कंपेयर में कम होगा? इस कंटेनर की डायमेंशन में। किस कंटेनर की? जिसमें वो खुद रखा है। तो इस केस में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम अप्लीकेबल होता है तो हमें पता है कि भाई हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को हम जब अप्लाई कर पाए हैं कि हमने पूरे एक मास की स्टडी की है, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की। तो क्योंकि हमने उसको पूरा क्या माना है? कंटिन्यूअस माना हुआ है, होमोजेनियस मैटर मान रखे हैं। और ये हम लोग ऐसा कहाँ करते थे? ये हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये हम लोग मैक्रोस्कोपिक, जैसे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, वहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं।
अगर किसी का माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वगैरह लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये डाटा हमने प्रैक्टिकल डाटा क्यों लिया? हमने प्रैक्टिकल डाटा सिर्फ और सिर्फ आपको मीन फ्री पाथ और गैस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कब वैलिड होता है उसको समझाने के लिए। आपको ये डाटा याद नहीं करना है, आपको बस फील कराने के लिए था कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम गैसेस में क्या कैसे एप्लीकेबल होता है और मीन फ्री पाथ क्या होता है। असल में बहुत से लोगों को मीन फ्री पाथ में कन्फ्यूज़न रहती है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। अब एक दूसरा केस देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ये वही कंटेनर है, इसके अंदर अब बहुत कम मॉलिक्यूल्स। हमने क्या किया है, इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन भरी थी सब हमने सक कर ली है, निकाल ली है, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 मॉलिक्यूल्स छोड़े हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब जब सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो पता चला एक टाइम पे एक यहाँ था मॉलिक्यूल्स और इसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ये भी चल रहा है और दूसरा वाला आया, ये आगे निकल गया, इम्पैक्ट हो ही नहीं पाया, ये नीचे आया तब इम्पैक्ट हुआ, फिर ये इससे लड़ के टकरा के गया, फिर जा कर के यहाँ पर इससे इम्पैक्ट हो पाया। तो ऐसा होने से हमें क्या जानने को मिल रहा है? ऐसा होने से हमें ये जानने को मिल रहा है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स चला था वो जब फर्स्ट इम्पैक्ट करेगा तो उस दौरान जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पाथ। अब हो क्या रहा है, ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है तब जा कर के किसी एक मॉलिक्यूल से टकरा पा रहा है। इस केस में हमारा मीन फ्री पाथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी इस कंटेनर की डायमेंशन के बराबर, ये तो कुछ केस में इस कंटेनर की डायमेंशन से बड़ा भी हो जाता है। बड़ा मीन फ्री पाथ कैसे हो जाता है? ये मॉलिक्यूल्स चला यहाँ से और किसी से नहीं टकराया, इस दीवार से टकराया कंटेनर की, फिर ये ऊपर चला गया और यहाँ पर टकराया। तो जाहिर सी बात है कंटेनर की डायमेंशन इतनी ही है और इस मॉलिक्यूल से ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। तो इस केस में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं तभी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड होता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड तो है नहीं, तो हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं? तो ये भी हमने जब इससे पहले वाले लेक्चर यानी थर्मोडायनामिक अप्रोच में देखा था कि भाई जब मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, यानी हम जब मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे लिए स्टडी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हम इससे कंटिन्यूस तो मान नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 5 मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो हमारी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। ऐसा हम लोग कहाँ करते हैं? ऐसा हमने बताया था जब हम एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर चले जाते हैं यानी बहुत हाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम बचते हैं। और ये कहाँ पर लगाई जाती है थ्योरी? ये जब हम रॉकेट और स्पेस शटल की स्टडी करते हैं तो हमारे लिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जिसे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं वो लगाना नेसेसरी हो जाता है, वरना हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं होता है। तो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हम लोगों ने जान लिया क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमें सिंपल सी बात बताता है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी या सब्सटेंस को स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस होमोजीनियस मानते हैं और उसमें कोई होल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।